हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक कोरियन ड्रामा की जो कि रिलीज हुआ था 2016 में, जिसका नाम है टू वर्ड्स अपार्ट। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हमारे लीड कैरेक्टर कांगचुल को दिखाया जाता है, जो कोरिया के लिए ओलंपिक पर शूटिंग गेम खेल रहा होता है, जिसने 17 साल की ही एज में ये मुकाम हासिल कर लिया था क्योंकि उसे सिखाने वाले कोच उसके डैड थे। उसके बाद गेम को स्टार्ट किया जाता है और कांगचुल रैंक 1 पर स्ट्रॉन्ग लीड करता है। मैच धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और कांगचुल एक टाइम रैंक 1 से नीचे चला आता है, लेकिन वो फिर भी बिना हार माने आखिर तक खेलता है और फिर से रैंक 1 पर चला आता है और वो कोरिया के लिए गोल्ड मेडल जीत जाता है। उसके बाद वहाँ पर वो और उसके डैड खुशी से बहुत उछलने लगते हैं, पर यहाँ पर जो रैंक 2 पर आया था वो अपने हार से काफी निराश दिख रहा था। उसके बाद सीन कट होता है और इधर कांगचुल की फैमिली, उसके मॉम डैड, भाई बहन सब एक साथ टीवी पे इमेज देख रहे होते हैं। तभी अचानक से दरवाजे पर बेल बजती है और उसकी मॉम देखने के लिए चली जाती है और कुछ टाइम बाद कांगचुल के डैड को भी कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो भी दरवाजे के पास देखने चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि कांगचुल की मॉम नीचे पड़ी हुई थी और उनकी सर से खून बह रहा था। वो ऊपर देखता है, तभी एक बंदूक से गोली चल जाती है और वो भी वहीं पर मर जाते हैं। इसके बाद वो आदमी घर के अंदर आकर उसके भाई बहन को भी मार देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कांगचुल को पुलिस पकड़ के ले जाती है। उसे शक की निगाहों से देखा जाता है क्योंकि वो सारी गोलियां कांगचुल की ही बंदूक से चली थी। उसके बाद उसे टॉर्चर करके फोर्स करके असली वजह पूछी जाती है, लेकिन कांगचुल के पास कोई भी सबूत न होने की वजह से उसकी अपोजिट वकील उसे फांसी की डिमांड करता है और उसके पास भी कोई पक्का सबूत न होने की वजह से उसे 1 साल के जेल की सजा होती है। उसके बाद सीन कट होता है और हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर योनजिन को दिखाया जाता है, जो अपने रूम पर सोई हुई है, जो एक नर्स भी होती है। वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसके डायरेक्टर की 10 कॉल आने के बावजूद भी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसे डायरेक्टर ने कॉल किया था। तभी वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती है और आते ही वो डायरेक्टर को ढूंढने लगती है। वो 2-4 स्टाफ को पूछती है डायरेक्टर के बारे में और आखिरकार वो उसके पास पहुंच जाती है। डायरेक्टर योनजन से पूछते हैं कि उसके डैड कॉमिक आर्टिस्ट है ना। वो उसे दिखाता है कि उसके डैड का लिखा गया डब्ल्यू नाम का कॉमिक के उसने हर एपिसोड देख रखा है और वो उसका बहुत बड़ा फैन भी है। इसलिए वो योनजन से पूछते हैं कि इस कॉमिक के आखिरी में कातिल कौन है। योनजन इसे उनका शौक हो जाती है और बताती है कि उसके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया है, इसलिए उसके डैड के साथ ज्यादा बात नहीं हो पाती है क्योंकि वो उसके मॉम के साथ ही रहती है और इसलिए उसे कातिल के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी डायरेक्टर उसे ऑफर करता है कि अगर उसने उसे कातिल के बारे में बता दिया तो वो उसे एक स्पेशल सर्जरी करने देगा। योनजन ओके कर देती है। इसके बाद योनजन बाहर आके लास्ट एडिशन के बारे में जानने के लिए उसके डैड के असिस्टेंट सुवन को कॉल करती है। इससे उसे पता चलता है कि उसके डैड कल रात से गायब हैं और वो ये सुनकर तुरंत उसके डैड के ऑफिस चली आती है। ऑफिस आते ही हमें पता चलता है कि ये तो वही कॉमिक स्टोरी है जो हमने पहली स्टोरी में सुना था कांगचुल के बारे में। सभी जगह कांगचुल के ही पोस्टर लगे हुए थे और उसके डैड भी यही स्टोरी लिख रहे थे और उसके डायरेक्टर भी उसके कातिल को पूछ रहे थे। इधर सुवन योनजन को बताता है कि वो कल रात 9 बजे एक बार कॉफी देने आया था, लेकिन उन्होंने उसे 10 बजे लेंगे ऐसा कहकर वापस कर दिया था और जब वो 10 बजे वहाँ पर आया तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसकी टीम ने वहाँ पर सारी जगह छानबीन की, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं पता चला। उसके बाद सुवन कहता है कि उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए क्योंकि उनकी कॉमिक की डेडलाइन 4 बजे तक की है, लेकिन योनजन उनसे मना कर देती है क्योंकि अभी तक 24 घंटे भी नहीं हुए थे। इधर सुवन कहता है कि वो कैरेक्टर को मारना चाहते थे, इसलिए शायद वो दुखी होकर कहीं चले गए। योनजन पूछती है कि कौन सा कैरेक्टर। सुवन उसे चुपके से किसी को ना बताने के लिए कहता है और उसे कॉमिक के लास्ट फ्रेम को दिखाता है। क्या कांगचुल को किसी ने मार दिया था और उसकी सभी तरफ से खून बाहर था। तभी योनजन गुस्सा होकर कहती है कि वो कांगचुल को क्यों मारना चाहते हैं। तभी योनजन अंदाजा लगाती है कि शायद किसी को क्लाइमेक्स का पता चल गया होगा कि कांगचुल को वो मारने वाले हैं, इसलिए उन्हें पसंद नहीं आया होगा और इसी वजह से शायद उसके डैड को किसी ने कुछ कर दिया होगा। ये सुनकर सुवन घबरा जाता है और वो तुरंत पुलिस को कॉल करने के लिए वहाँ से चला जाता है। नीचे योनजन को एक फोटो मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि मुझे यूज होने से ज्यादा यूज करना पसंद है। अचानक से फिर उसे को पीछे हाथों से खींचता है और वो देखती है कि उसके हाथ ऊपर खून लगा हुआ था। जब वो पीछे मुड़ती है तो उसे पीछे एक हाथ दिखाई देता है और वो हाथ उसे खींचकर फ्रेम के अंदर ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो दूसरी दुनिया पहुंच चुकी होती है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था और नीचे कांगचुल वैसे ही घायल होकर पड़ा हुआ था। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और बिल्डिंग के नीचे जाकर कुछ शेफ्स को एम्बुलेंस बुलाने
लगाने के लिए कहती है और वो एक कैंची और रुमाल लेकर ऊपर आती है। उसके पीछे एक वर्कर भी आता है। वो आकर देखती है कि उसके लंग से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसे चेक करना होगा क्योंकि वो उसे मरते हुए नहीं देख सकती है। वो काफी घबराई हुई थी क्योंकि उसने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया था और वो ये भी नहीं जानती थी कि इसके बाद वो बचेगा या नहीं। वो उस वर्कर के पॉकेट से पेन निकालती है और उसके लंग्स पर मारती है और वो बच जाता है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आती है और वो देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। उनके साइड में खड़ी होकर कहती है कि काश उसका खड़ूस बॉस देख पाता कि ये हाथ क्या क्या कर सकते हैं। तभी इस होटल का मैनेजर यहाँ पे आता है और योंजन को शुक्रिया अदा करता है। वो उसका डिटेल्स मांगते हैं कि वो कौन है और कहाँ से आई है। तभी वो सोचती है कि उसे तो पीछे से किसी ने खींचा था, तभी वो यहाँ पर आई थी। एक वर्कर मैनेजर के पास आके कहता है कि ये तो कांगचुल है। उनकी वजह से वो उसे पहचान नहीं पाया था, पर ये वही है। ये सुनकर मैनेजर तुरंत भाग के उसके पास जाता है। ये सुनकर योंजन सोचने लग जाती है कि कांगचुल तो उसके डैड की कॉमिक के कैरेक्टर है और फिर वो देखती है कि ये तो सेम टू सेम वही हो रहा है जो उसने कॉमिक में देखा था। वो बहुत ही परेशान होकर उसके पास जाती है। ये लोग उसे उठाकर ले जाने लगते हैं। जाते जाते कांगचुल की थोड़ी सी आँख खुलती है और वो योंजन को ही देखने लग जाता है। उसके जाने के बाद योंजन के सामने कंटिन्यू लिखा हुआ आता है और वो फिर से अपनी असली दुनिया में वापस चली आती है। वापस आते ही वो फिल्म के अंदर कांगचुल को देखती है और वो टच करने की कोशिश करती है कि टाइम में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तभी सुवन वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि उसके डैड सही सलामत है क्योंकि उन्होंने अभी जस्ट एपिसोड खत्म किया है। योंजन उससे पूछती है कि उसके डैड कहाँ हैं। सुवन कहता है कि वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन उसे यकीन है कि वो जल्दी वापस आ जाएंगे। इसके बाद वो बाहर जाके कॉमिक स्टोरी देखती है और वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके साथ थोड़ी देर पहले अभी जो कुछ भी हुआ था वही सेम इस कॉमिक में भी स्टोरी थी। इसके बाद सुवन कहते हैं कि उसके डैड ने कॉमिक में एक नया कैरेक्टर ऐड किया है जिसका नाम उसी के ऊपर है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें कॉमिक के अंदर की कहानी दिखाई जाती है कि कांगचुल जैन ग्रुप का को डायरेक्टर है और उसकी नेटवर्थ 80 करोड़ डॉलर है। उसकी कहानी 12 साल पहले ही शुरू हो गई थी जब उसने ओलंपिक्स पर गेम में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही उसकी फैमिली की हत्या कर दी गई और उसी के ऊपर खून का इल्जाम लगाकर उसे ही गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसके अलावा तो कोई और सस्पेक्ट ही नहीं था। पहले तो उसे फांसी की सजा हुई, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वो केस डिसमिस हो गया। 1 साल जेल में बिताने के बाद घर आकर कांगचुल को एहसास हुआ कि वो अकेला पड़ गया है। घर से बाहर निकलते ही लोग उसे तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, इसलिए उसने आखिरी में सुसाइड करने का सोच लिया था। फिर वो सुसाइड स्पॉट पर जाके अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है कि वो अब असली कातिल को ढूंढ कर निकालेगा, इसलिए वो सुसाइड करने से रुक जाता है। इसके बाद हम कॉमिक में प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर कांगचुल को योंजन के बचाने के बाद वो हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पे उसकी सेक्रेटरी उसके पास आती है। वो उससे पूछता है कि उसे बचाने वाली लड़की का कुछ पता चला। वो उसे जवाब देती है कि फिटनेस के लिए जब पुलिस उसे ढूंढने गई थी तो वो वहाँ पे नहीं थी। उसे मैनेजर ने कहा था कि वो फिर से हॉस्पिटल की डॉक्टर है, पर पूरे कोरिया में ऐसा कोई हॉस्पिटल ही नहीं है और उसके सारे डिटेल्स भी नकली है। पुलिस को लगता है कि वो खूनी से मिली हुई है। कांगचुल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसका मन कहता है कि वो उसकी जिंदगी की चाबी है। उसकी बातें सुनकर सेक्रेटरी थोड़ा सा चिढ़ जाती है और चली जाती है। अब योंजन हॉस्पिटल में कॉमिक की कहानी पढ़ी रही होती है, तभी उसका डायरेक्टर आता है और कहता है कि उसने अपना नाम कॉमिक की स्टोरी में डलवा के कॉमिक की बैंड बजा दी, लेकिन योंजन उसे अपने आप को अकेले छोड़ देने के लिए कहती है और डायरेक्टर को बाहर धकेल के निकाल देती है। उसके बाद वो सुवन को कॉल करके बताती है कि उसके डैड कॉमिक की स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि वो अपने आप ही आगे बढ़ रही है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसी ने कॉमिक के अंदर जाकर मैनेजर को उसका कार्ड दिया था, लेकिन सुवन उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करता है और उसे थोड़ी देर रिलैक्स होने को कहता है। फिर वो कॉल कट कर देती है और सोचने लगती है कि कांगचुल उसे क्यों ढूंढ रहा है और उसे वो अपनी जिंदगी की चाबी क्यों कह रहा है। योंजन घर जाकर भी कॉमिक के बारे में सोचने लगती है और सुवन को कॉल करके कहती है कि शायद उसके डैड को भी कॉमिक के अंदर खींच लिया गया है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन सुवन उसकी बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि ये सब कैसे हो सकता है, कॉमिक के लिए तो उसके डैड खुद ड्रॉ करते हैं और वो लोग बैकग्राउंड पर काम करते हैं। फिर भी योंजन उसे सारी बातें समझाने की कोशिश करती है। तभी उसके डैड वहाँ पर वापस चले आते हैं। उन्हें देखकर सारे हैरान हो जाते हैं। इधर योंजन अपने डैड से मिलने के लिए तुरंत घर से निकलकर उनके ऑफिस पर आती है और उनसे पूछती है कि वो अभी तक कहाँ थे, लेकिन वो सच नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें कहीं जाना पड़ा था। वो अपने डैड से कॉमिक के बारे में पूछने लगती है, लेकिन उसके डैड उससे बातें छुपाते हैं और झूठ मूठ कर कहते हैं कि उन्हें अपनी कॉमिक के लिए एक नया कैरेक्टर चाहिए था। उन्हें कुछ सूझा नहीं, इसलिए उन्होंने उसे ही ड्रॉ कर दिया। योंजन बहुत ही क्यूरियस होकर पूछती है कि क्या उन्होंने ही ये ड्रॉ किया है। उसके डैड बातों को घुमाते हैं और कहते हैं कि वो अभी तक हॉस्पिटल क्यों नहीं गई, उसे तो अभी हॉस्पिटल में होना चाहिए था। फिर वो वहाँ से बाहर निकलते ही सुवन से पूछती है कि उसके डैड ने अपने बारे में कुछ बताया कि वो कहाँ पर थे। सुवन कहता है कि उन्होंने इस बारे में उन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया, लेकिन वो
वापस से काम शुरू करने वाले हैं और ये लोग भी अब रात भर काम करने वाले हैं। इसके बाद योंजुन हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। इसके बाद उसके डैड सुवन को बुलाते हैं और किसी भी हॉस्पिटल से पॉइजन लाने को कहते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में योंजुन कॉमिक की बात सोचकर परेशान हो रही थी। तभी उसके साथ ही डॉक्टर स्टोन पेपर सीजर खेलकर उसे ही बेकरी से खाना लाने के लिए भेज देते हैं। बेकरी में जाकर योंजुन सुवन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि उसके डैड अभी क्या कहानी लिखने वाले हैं। वो बताता है कि उसके डैड पॉइजन इंजेक्शन डलवा कर कांगचुल को फिर से मारना चाहते हैं। अब वो बाहर आती है और वो फिर से कांगचुल के बारे में ही सोचने लगती है। फिर वो अपने डैड को कॉल करके उनसे पूछती है कि वो कांगचुल को क्यों मारना चाहते हैं। उसने अभी तक किलर का भी पता नहीं लगाया है, लेकिन उसके डैड उसे डांटते हैं और चुपचाप से उनका काम करने को कहते हैं। लेकिन योंजुन कहती है कि उसे भी पता है कि उन्होंने उसका कैरेक्टर ड्रॉ नहीं किया था। वो खुद कॉमिक के अंदर गई थी और कांगचुल अचानक से जिंदा हो गया था। उसके डैड कहते हैं कि ये सिर्फ एक स्टोरी है और वो उसे मारना चाहते हैं बस। लेकिन योंजुन कांगचुल को मरने से बचाने की कोशिश करती है और वो अचानक से अब कॉमिक के अंदर चली जाती है और उसके डैड से नेटवर्क कट हो जाता है। योंजुन वहाँ का एक टीवी देखती है और उसे पता चल जाता है कि वो कॉमिक के अंदर है। टीवी पे अभी भी न्यूज चल रहा था कि कांगचुल उस लड़की को ढूंढ रहा था जिस लड़की ने उसकी जान बचाई है। इधर उसके डैड के वर्कर यांगसोंग हॉस्पिटल का नाम चेंज करके यांगसोंग हॉस्पिटल रख देते हैं और वो कांगचुल को ढूंढते ढूंढते हानसू हॉस्पिटल पहुंच जाती है। इधर नर्स भी कांगचुल को इंजेक्शन देने के लिए पहुंचती है और योंजुन भी डॉक्टर से छुपते छुपते उसके रूम पर आती है और उसे इंजेक्शन देने से रोक लेती है। उसके डैड कॉमिक की स्टोरी को ड्रॉ कर ही रहे होते हैं, तभी वो योंजुन को देखकर शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे योंजुन उसे बताती है कि इस इंजेक्शन में पॉइजन है और नर्स ये सुनते ही वहाँ से भाग जाती है और कांगचुल के गार्ड्स उसका पीछा करने लगते हैं। कांगचुल योंजुन से पूछते हैं कि उसे कैसे पता चला कि इंजेक्शन में पॉइजन है और योंजुन उसे बिना कुछ बताए वहाँ से जा ही रही होती है। तभी कांगचुल उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम तो वही हो जिसने मेरी जान बचाई थी। वो उससे बहुत सारे सवाल करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई और उसके बारे में उसे इतना सब कुछ कैसे पता, लेकिन योंजुन उसे कोई जवाब नहीं दे पाती है। इसके बाद कांगचुल की सेक्रेटरी सोई वहाँ पर आती है। वो कांगचुल से मिलती है, तभी योंजुन गलती से सोई की कही हुई बात कहती है। सोई हैरान होती है कि ये बात उसे कैसे पता, लेकिन योंजुन सिचुएशन को संभाल लेती है। वो कांगचुल से अकेले में बात करना चाहती थी, लेकिन सोई कहती है कि उसके पास तो कोई आइडेंटिटी भी नहीं है, वो उसे अकेले उसके साथ कैसे रहने दे सकते हैं। लेकिन कांगचुल योंजुन का साथ देता है और सबको बाहर जाने के लिए कहता है। सोई यहाँ से बाहर निकलती है और कहती है कि ये लड़की थोड़ी अजीब है, वरना आज तक मेरी सब बातों के बारे में उसे कैसे पता चला। योंजुन यहाँ से बाहर निकलने के लिए कांगचुल की मदद मांगती है और वो उससे कहती है कि उसे उसके बारे में बहुत कुछ पता है। उसने आज सुबह उसे अपनी जिंदगी की चाबी भी कहा था। ये सुनकर कांगचुल शॉक हो जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। योंजुन उससे कहती है अगर वो उसे यहाँ से भागने में मदद करेगा तो वो उसे सब कुछ बता देगी। तभी कांगचुल अपने गार्ड को मैसेज करता है कि वो योंजुन को सही सलामत बाहर ले जाए और फिर कांगचुल उसे एक फोन देकर कहता है कि वो डिस्चार्ज होने के बाद उसे कॉल करेगा और फिर कांगचुल के गार्ड्स उसे पुलिस से बचाते बचाते बाहर ले जाते हैं। बाहर आते ही वो अपने हॉस्पिटल का ड्रेस फेंक देती है और वो बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाती है और वापस से अपने वर्ड जाने के लिए सोचने लगती है। पिछली बार तो एपिसोड खत्म हो गया था, इसलिए वो अपने घर चली गई थी। अब वो आधे घंटे में एपिसोड खत्म हो जाएगा ये सोचकर वहीं पर बैठ जाती है, लेकिन तभी टाइम स्पीड से बढ़ जाता है और 2 महीने पार हो जाते हैं। फिर उसे कांगचुल का कॉल आता है कि वो कहाँ पर है। उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है और वो उससे मिलने आ रहा है। योंजुन उसे बताती है कि वो तो हॉस्पिटल के पास वाले बस स्टॉप पर ही है। योंजुन काफी परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद कांगचुल अपनी कार लेकर उसके पास आता है। वो उससे पूछती है कि उसे इतना जल्दी डिस्चार्ज कैसे मिल गया, लेकिन कांगचुल बताता है कि वो तो 2 महीने से हॉस्पिटल में ही था। ये सुनकर योंजुन तो शॉक हो जाती है। वो तो सोच में पड़ जाती है कि 2 महीने कैसे पार हो गए। कांगचुल उसे कहीं और चलने को कहता है क्योंकि वो बीच रास्ते में बात नहीं कर सकते हैं। रास्ते में योंजुन सोचने लगती है कि कांगचुल इस कॉमिक का मेन कैरेक्टर है और इसलिए शायद उसके हॉस्पिटल का वक्त स्किप कर दिया गया। वो सिग्नल पर रुकता है और उससे पूछता है क्या उसके पास घर नहीं है। उसने तो आज भी 2 महीने पहले वाले ही कपड़े पहने हैं, इसीलिए वो उससे शॉपिंग कराने ले जाता है। अब योंजुन तो सोचने लग जाती है कि ये एपिसोड इतना ज्यादा लंबा क्यों हो रहा है। अगला एपिसोड तो आधे घंटे में ही खत्म हो गया था। तभी कांगचुल की सेक्रेटरी उसे चिढ़कर मैसेज करती है कि उसने कहा था ना कि वो गुनहगार के साथ मिली हुई है। कांगचुल उसे बताता है कि वो अभी उसी के साथ है और ये सुनकर वो चुप हो जाती है। योंजुन को बेचैनी हो रही थी कि वो इस एपिसोड से बाहर कैसे निकलेगी। फिर वो सोचती है कि हर एक एपिसोड के एंड में एंगेजिंग होती है, जिसकी वजह से उसे इस एपिसोड में कुछ क्यूरियोसिटी जगाने वाला काम करना होगा और इसलिए वो सीधे जाके कांगचुल को थप्पड़ मार देती है। इससे कुछ भी नहीं होता और ऊपर से कांगचुल भी गुस्सा हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो कुछ और ट्राई करने के लिए उससे किस कर लेती है, लेकिन फिर भी वो वहीं पर होती है और फिर वो भाग के चेंजिंग रूम चली जाती है। सारे लोग कांगचुल को ही देखने लग जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है। कांगचुल
कांगचुल उसे वहाँ ढूंढने जाता है, लेकिन वो वहाँ से असली दुनिया पहुँच चुकी होती है और उसके वापस आते ही किस वाला सीन तुरंत छप जाता है। फिर उसके साथ ही डॉक्टर उससे कहते हैं कि उसके डैड ने एक रोमांटिक सीन ऐड करके बहुत अच्छा किया, तो योंजुन वहाँ से भागकर चली जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और इधर एडिटर सुवन को कॉल करके कहता है कि उन्होंने अच्छा काम किया इस रोमांटिक सीन को डालकर और उसे काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं। तभी योंजुन के डैड आकर उससे बताते हैं कि ये गलत सीन है, इसे छापना नहीं है। इसके बाद वो परेशान होकर उसकी पूरी टीम को कहता है कि अब ये उसका लास्ट एपिसोड होने वाला है, इसलिए अगले दिन से वो सब आजाद हैं। ये कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं और पूरी टीम उदास हो जाती है। योंजुन उसके डैड को कॉल करके कहती है कि उसने कांगचुल को 2 बार देखा है और वो ये भी जानती है कि उन्होंने भी कांगचुल को देखा है। तभी उसके डैड उसे गुस्से से कहते हैं कि वो इन सब से दूर रहे, उसने एक राक्षस को जन्म दिया है और जो जन्म देता है वो भगवान होता है, इसलिए वो उसे मारने वाले हैं। ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। उसके डैड घर आकर फिर से कांगचुल को एक कार एक्सीडेंट में मारना चाहते थे, लेकिन योंजुन के डैड की ड्राइंग अचानक से अपने आप चेंज हो जाती है और उधर कांगचुल बच जाता है। सीन कट होता है और योंजुन उसके डैड से मिलने उनके ऑफिस आती है, पर वो वहाँ पर नहीं थे। सुवन उसे बताता है कि उसके डैड ने तो सबको जॉब से निकाल दिया और वो अपने कंप्यूटर लेकर यहाँ से कहीं चले गए। इसके बाद वो योंजुन का ड्रेस देखता है जो कॉमिक की ड्रेस से एकदम मैच कर रहा था। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। तभी योंजुन उसे कहती है, पता है ये ड्रेस कितनी महंगी है और उसकी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो इस ड्रेस को खरीद दे सकते हैं। सुवन ये सोचते सोचते गिर जाता है और सोचने लग जाता है क्या सच में ये ड्रेस उसे कांगचुल ने दी है। इसके बाद वो दोनों उसके डैड के रूम में जाते हैं और सुवन उससे क्यूरियस होकर पूछता है कि वो कॉमिक के अंदर ऐसी कैसे चली जाती है, क्या वो जब चाहे कॉमिक के अंदर जा सकती है। योंजुन कहती कि ये सब वो नहीं जानती, लेकिन कॉमिक के अंदर हर टाइम बस कांगचुल के ही आसपास घूमती है और अगर वो खाली बैठती है तो टाइम जल्दी से पार होता है और वहाँ से वापस आने के लिए भी कांगचुल के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। उसकी जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आनी चाहिए जिसकी वजह से वो एपिसोड एंड हो जाए और इसी वजह से उसे वो किस करना पड़ा था। सुवन बताते हैं कि उसके डैड ने कहा था कि आज ये कॉमिक खत्म हो जाएगी। ये सुनकर योंजुन परेशान होती है और कहती है कि क्या उसके डैड कांगचुल को फिर से मारने वाले हैं। इसके बाद वो कांगचुल के सुसाइड की डेट के बारे में सोचती है और सुवन को उस डेट के बारे में पूछती है और उसी दिन की उसके डैड की डायरी निकालकर पढ़ने लगती है कि उसके डैड ने ऐसा क्यों किया। वो देखती है कि वो और उसकी मॉम जब उसे अकेले छोड़ के चले गए थे तो वो काफी परेशान हो गए थे। उनके दिमाग में कोई स्टोरी नहीं आ रही थी, इसलिए वो कांगचुल को खत्म करने के बारे में सोचने लगते हैं और इसलिए उन्होंने उसे सुसाइड के जरिए मरवा भी दिया था। लेकिन जब अगले दिन उन्होंने टेप खोल कर देखा तो कांगचुल ब्रिज पर लटक कर जिंदा था। वो काफी परेशान तो हो गए थे, लेकिन कांगचुल के जिंदा होने से उन्हें कहानी आगे बढ़ाने का आइडिया मिल गया और इसलिए उन्होंने कांगचुल को जिंदा रख के कहानी को आगे बढ़ाने का सोचा। आगे वो उस क्रिमिनल को ढूंढने के लिए एक चैनल को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम वो W रखते हैं। कॉमिक स्टोरी के चलते उन दिनों उन्होंने काफी नाम भी कमा लिया था, लेकिन उनके साथ काफी अजीब चीजें भी होती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कांगचुल उस स्टोरी को अप्रूव ही नहीं कर रहा था। कॉमिक की ड्राइंग अपने आप ही चेंज होने लगती थी, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान भी होते थे और उन्हें कभी कभी ऐसा भी लगता था कि जैसे कांगचुल का कैरेक्टर जिंदा है और वो धीरे धीरे उन्हें ही मार देगा। इसीलिए वो कांगचुल को मारने का डिसाइड करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगी। अगर आपको रियल लाइफ सर्वाइवर थ्रिलर्स स्टोरी सुनना और समझना पसंद है तो आपको जरूर एक अमेजिंग यूट्यूब चैनल चेकआउट करना चाहिए, मिस्टर इन्वेस्टिगेटर। मिस्टर इन्वेस्टिगेटर अपने चैनल पर असली जिंदगी के थ्रिलिंग और शॉकिंग सर्वाइवर इंसिडेंट्स एक्सप्लेन करते हैं जो आपको सस्पेंस और इंस्पिरेशन दोनों देंगे। उनका स्टोरी टेलिंग स्टाइल इतना एंगेजिंग है कि आप एक बार सुनना शुरू करोगे तो एंड तक देखना जरूर चाहोगे। अगर आपको रियल लाइफ सर्वाइवर स्टोरीज के साथ थ्रिल और एडवेंचर का मजा लेना है तो इस वीडियो के बाद मिस्टर इन्वेस्टिगेटर को विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उनके वीडियोस को देखिए और सपोर्ट दीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल लिंक डाल रही हूँ। चेक इट आउट एंड लेट मी नो कैसा लगा। सो बैक टू द स्टोरी। इसके बाद सीन कट होता है और योंजुन हॉस्पिटल जाते जाते उसके डायरेक्टर को देखती है जो कि उसके और कांगचुल के किस को देखकर काफी गुस्सा हो रहे थे और वो उनसे छुपने के लिए लिफ्ट के अंदर चली जाती है। लिफ्ट के अंदर भी सभी उसी की स्टोरी पढ़ रहे थे, जिस वजह से वो अपना मुंह छुपाते छुपाते बस स्टॉप चली जाती है। फिर उसे सुवन का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि वो अचानक से कॉमिक के अंदर कैसे चली जाती है। उसने बताया कि उसे बाहर आने के लिए कांगचुल को किस करना पड़ा। अगर उसके बाहर आने के लिए कोई रूल है तो अंदर जाने के लिए भी कोई रूल होगा। तभी इतने में
ही वो बेहोश हो जाती है और कॉमिक वर्ल्ड में फिर से चली जाती है। इधर कॉमिक वर्ल्ड में सोई योनजुन और कोंगचुल के बारे में पूछताछ करने के लिए मॉल पर आती है। मॉल की मैनेजर सोई को उस हादसे के बारे में सब कुछ बताती है। वो कहती है कि वो दोनों चेंजिंग रूम में गए थे, लेकिन वहाँ से सिर्फ कोंगचुल ही वापस आया। लड़की कहाँ गायब हो गई उन्हें कुछ भी पता नहीं। इसके बाद सोई जब चेंजिंग रूम को चेक करने के लिए जाती है तो योनजुन वहीं पर पड़ी हुई थी। फिर सोई कोंगचुल को कॉल करके उसके बारे में उसे बताती है। कोंगचुल यहाँ पर जल्दी से आता है और योनजुन को उठाकर उसके रूम पर ले जाता है। थोड़ी देर बाद योनजुन को थोड़ा सा होश आता है। तब कोंगचुल उससे पूछता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है। योनजुन उसे उसके बारे में सब कुछ बताती है, यहाँ तक कि उसके तकिए के नीचे गन भी है ये भी बताती है। और वो कहती है कि जब वो नदी में सुसाइड करने गया था तो उसे बहुत ही बुरा लगा था। उसे लगा था कि वो सच में वहाँ से कूद जाएगा। इसके बाद वो आराम करने लगती है और कोंगचुल गन लेकर बैठ जाता है। तभी अचानक से उसके दरवाजे पर कातिल आ जाता है, जिसे देखकर वो उसे बाहर लाता है और उसके साथ लड़ाई करने लगता है। फाइट करते करते वो कातिल लिफ्ट के अंदर चला जाता है और गायब हो जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और उसके डैड ये सब देखकर परेशान हो गए थे और गुस्से से वो अपना टेप तोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कोंगचुल कातिल का गन लेकर अपने रूम पे आके बैठ जाता है और स्क्रीन को देखकर कहता है कि वो उसे ढूंढ कर निकालेगा। इसके बाद योनजुन की आँख खुलती है और उसे पता चलता है कि वो कोंगचुल के रूम में है। वो काफी परेशान हो जाती है। फिर कोंगचुल का गार्ड उसके पास आता है और उसे नहा कर रेडी होने के लिए कहता है। कोंगचुल भी थोड़ी देर बाद आकर उसके साथ ही लंच करेगा। योनजुन अब नहा कर आती है और यहाँ पर वो कुछ बिकनीस पड़ी हुई देखती है। इसके बाद वो कोंगचुल के बेड के नीचे से उसकी गन निकालती है और सोचती है कि बाहर जाने के लिए वो इन दोनों में से कौन सा आइडिया चुनेगी। इसके बाद कोंगचुल रूम पर आता है और वो उसे बिकनी पहनकर दिखाती है, लेकिन इससे कोई काम नहीं बनता है। इसके बाद वो गन निकालती है और उसे डराने लगती है ताकि वो घर जा पाए, लेकिन कोंगचुल कहता है कि वो उससे समझ नहीं पा रहा है कि आखिर वो करना क्या चाहती है। इसके बाद वो उसे बिना डरे गोली चलाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता था कि गन में गोली ही नहीं है। इसके बाद कोंगचुल उससे गन ले लेता है और उसमें गोली डालकर उससे कुछ सवाल पूछता है कि उस दिन वो गायब क्यों हो गई थी। पहले दिन तो उसने उसे चाटा मारा, इसके बाद उसे किस कर लिया। योनजुन डर के मारे जवाब देती है कि ये सब उसने गायब होने के लिए किया था। तभी कोंगचुल उसके पास आता है और उसे किस कर लेता है और कहता है कि वो अभी गायब क्यों नहीं हुई। योनजुन कहती है कि उसका सिर्फ किस करना जरूरी नहीं है, उसके इमोशंस भी बदलने चाहिए, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है। उसने जब पहली बार उसे किस किया था तब वो सरप्राइज हो गया था। फिर कोंगचुल उससे गन दिखाकर डराता है और उसे सब कुछ बताने के लिए कहता है, लेकिन योनजुन उसे कुछ नहीं बताती है। फिर वो काउंटडाउन स्टार्ट करके गन से गोली चला देता है। योनजुन को गोली लगने के बावजूद भी वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन डर के मारे वो बेहोश हो गई थी। और कोंगचुल अपने गार्ड को बुलाकर योनजुन को अंदर ले जाने के लिए कहता है और उसी की चलाई हुई गोली को देखने लग जाता है, जो कि शीशे पर जाकर लगी थी। इसके बाद सोई कोंगचुल के पास जाती है और उसे धमकाने लग जाती है कि वो योंगचुल को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करता। योंगचुल उसे बताता है कि अगर उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया तो उन्हें कभी सच बात का पता नहीं चल पाएगा और इसलिए वो ऐसा नहीं कर रहा है। फिर वो योंजुन के पास जाता है, लेकिन योंजुन गोली चलाने की वजह से उस पर काफी गुस्सा थी। कोंगचुल उसे मनाता है और कहते हैं कि उसे पहले से पता था कि उसे गोली मारने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी दुनिया में वो अमर है और उसे यहाँ कोई नहीं मार सकता। और उसे ये भी पता है कि वो किसी दूसरी दुनिया से आई है। अगर वो वापस जाना चाहती है तो उसके इमोशंस चेंज होना जरूरी है, लेकिन जब तक वो उसके सवालों का जवाब नहीं देगी वो उसके इमोशन चेंज नहीं करेगा और वो यहाँ से जा नहीं पाएगी। इसके बाद कोंगचुल का गार्ड वहाँ पर आता है और उससे एक बिजनेस ट्रिप पे जाने के लिए कहता है और जाने लगता है। योंजुन फिर से उससे आई लव यू कहकर सरप्राइज करने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें भी वो फेल हो जाती है। जब कोंगचुल बिजनेस ट्रिप पे जा ही रहा था तो उसके पास योंजुन आती है और उसे संभल कर रहने को कहती है। कोंगचुल उसकी बात सुनकर कहता है कि अब उसके ऊपर कौन सा खतरा आने वाला है। तभी योंजुन कहती है कि जब तक वो यहाँ पर है उसे पता नहीं कि उसके ऊपर कौन सा खतरा आने वाला है, लेकिन योंजुन उसे संभल कर रहने को कहती है। फिर सीन कट होता है और कोंगचुल सियाक से मिलने के लिए आता है। वो पेशे से एक इन्वेस्टिगेटर होता है और कोंगचुल के डैड का अच्छा दोस्त भी। कोंगचुल उसे बताता है कि आजकल उसके साथ काफी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। उसे नर्स ने अचानक से पॉइजन दे दिया, उसके ऊपर किसी ने हमला भी किया, यहाँ तक कि वो ट्रक एक्सीडेंट से मरते मरते भी बचा। उसके हमले के बारे में उसने उसे कॉल करके भी तो बताया था कि किसी ने उसको कॉल करके उसकी फैमिली के किलर के बारे में भी बताया था, इसलिए वो उससे मिलने अकेले ही चला गया था। लेकिन तभी उसने उसके ऊपर ही हमला करके उससे घायल कर दिया। यही नहीं कि उसकी मॉम रेड के मरे हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके कातिल के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। ऐसा लगता है जिसे वो ढूंढ रहा हो वो किसी दूसरी दुनिया से हो। उसकी बातों पर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। कोंगचुल उसे कहता है कि योंजुन भी दूसरी दुनिया से आई हुई है, फिर भी उसे उसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन और किसी को नहीं पता। पर अच्छी बात यह है कि वो उसे बचाना चाहती है। तभी सियुक उससे पूछता है कि कोंगचुल को कोई
सोई क्यों मारना चाहेगा। वो कहता है कि ये सब तो उसे नहीं पता, लेकिन ये सब कुछ तो उसी का किया धरा है। इसके बाद सीन कट होता है और कोंगचुल योंगचुन को उसकी जरूरत का सारा सामान दिलवाता है और कहता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर बिजी होगा, इसलिए कल तक वो उससे बात नहीं कर पाएगा। तभी योंजन फिर से वापस जाने के लिए उससे आई लव यू कहकर सरप्राइज करने की कोशिश करती है, लेकिन कोंगचुल उसे कहता है कि उसका ये सब जादू उसके ऊपर नहीं चलने वाला। दूसरी तरफ सोई योंजन के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है और उसे फंसाने के लिए आइडिया सोचती है। फिर वो उसके पास जाती है और उसके साथ वाइन पीने के लिए कहती है। योंजन वाइन पीने के लिए रेडी हो जाती है। सोई उसे एक होटल में लेकर जाती है और फिर यहाँ पर सोई एक वीडियो कॉल का बहाना करके वहाँ से दूर चली जाती है। योंजन को वो अकेले चेयर पर बैठने के लिए कहती है। ये वही होटल था जिस पे कोंगचुल घायल होकर पड़ा हुआ था। फिर यहाँ पर एक वेटर आता है और उसे पहचान लेता है कि ये तो वही लड़की है जिसने उस दिन कोंगचुल की जान बचाई थी। उसे देखकर सभी को वो योंजन के बारे में बताता है, लेकिन योंजन यहाँ से भागने लगती है क्योंकि ये सारे लोग उसे पुलिस के हवाले करने वाले थे। भागते भागते वो कोंगचुल को कॉल करती है और उसे उसकी मदद करने के लिए कहती है और कोंगचुल उसके गार्ड को फोन करके योंजन को बचाने के लिए कहता है। ये सुनकर कोंगचुल का एक गार्ड योंजन को एक रूम में आने के लिए कहता है जहाँ पर वो उसकी मदद कर सके, लेकिन योंजन अपना फोन उस रूम में फेंक देती है और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है। इसके बाद कोंगचुल को कॉल करके गार्ड इस हादसे के बारे में सब कुछ बताता है। अब पुलिस योंजन को पकड़ने के बाद उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछताछ करने लगती है, बट वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताती है। फिर सोई उससे मिलने के लिए जेल में आती है और उसे सब कुछ सच सच बताने को कहती है। योंजन कहती है कि वो उसे सब कुछ नहीं बता सकती है। इसके बाद फिर से पुलिस उसके पास सच का पता लगाने के लिए जाती है, लेकिन वो सच न बताने के कारण दोषी मानी जाती है और उसे सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और कोंगचुल 2 दिन बाद बिजनेस ट्रिप से आता है। वो सोई को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो इसलिए सब कुछ नहीं पूछ रहा था क्योंकि वो कुछ नहीं बता सकती है और उसने उसे फंसाकर अच्छा नहीं किया, और फिर वो उसे असिस्टेंट की जॉब से फायर कर देता है और उसे सिर्फ उसका दोस्त रहने को कहता है। फिर कोंगचुल योंजन से मिलने के लिए जेल जाता है। उसके सामने बैठकर वो रोने लगती है। वो उसे कहती है कि ये सब उसके साथ बहुत अजीब हो रहा है, वो एक आम इंसान है और वो जेल में सजा काट रही है। कोंगचुल उसे कहता है कि अब उसके साथ काफी सवाल पूछे जाने वाले हैं और एंड में उसे ही दोषी ठहराने की कोशिश की जाएगी, जिससे शायद उसे बहुत लंबी सजा भी हो जाए, और अगर वो उसे सब कुछ सच बता देती है तो वो गायब होकर अपनी दुनिया में जा सकती है। लेकिन फिर भी योंजन उसे सच बताने से घबराती है। वो उसे कहती है कि अगर उसने सच बता दिया तो ये सुनकर उसे काफी दुख होगा, लेकिन कोंगचुल कहता है कि अगर उसने उसे सच नहीं बताया तो वो यहीं पर 10 से 20 साल तक जेल में रहेगी। तभी योंजन उसे बहुत मुश्किल से सब सच बता देती है कि वो लोग एक कॉमिक के अंदर है जो वो रोज पढ़ती है और वो उस कॉमिक का मेन कैरेक्टर है। ये सुनकर कोंगचुल सरप्राइज हो जाता है और योंजन वहाँ से गायब हो जाती है। उसी वक्त सुवन उसके पास आता है और उसे जेल के कपड़े पहने देखकर वो उसे एक मॉल में ले जाता है और नए कपड़े दिलवाता है। वो उसे कहता है कि वो आधे घंटे से बस स्टॉप से गायब हो गई थी। वो बस स्टॉप पर ही था जहाँ पर उसने कॉमिक पढ़ी और स्टोरी खत्म होने के बाद उसने देखा कि वो वापस आ चुकी है, लेकिन उसने तो कॉमिक वर्ल्ड में पूरा 1 हफ्ते बिताया है और कोंगचुल को सब कुछ सच सच बता दिया है। अब अंदर कॉमिक वर्ल्ड में सभी योंजन को ढूंढने लगते हैं। कोंगचुल का गार्ड उसे जाकर पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, वो यहाँ से कैसे भाग गई, लेकिन कोंगचुल उसे कोई जवाब नहीं देता है। कोंगचुल के गार्ड भी सोई को कॉल करते हैं और सब कुछ बता देते हैं। वो पुलिस भी योंजन की न्यूज देख रहा था जिसने कोंगचुल को 10 साल पहले फंसाने की कोशिश की थी, और वो कहता है कि आखिर उसे ये मौका मिल ही गया जिसके चलते वो कोंगचुल को बदनाम कर सकता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम असली दुनिया में योंजन को देखते हैं जो अपने डैड के पास आई हुई थी। वो आते ही अपने डैड को ढूंढने लगती है। ये देखकर सुवन उसे बताता है कि उसके डैड अभी तक वापस नहीं आए हैं। वो योंजन को आइडिया देता है कि अगर उन्होंने कॉमिक सीरीज को खत्म कर दिया तो उसे दोबारा से कॉमिक वर्ल्ड में नहीं जाना पड़ेगा। ये सुनकर योंजन पूछती है कि अगर उन्होंने कॉमिक वर्ल्ड को खत्म कर दिया तो योंजन का क्या होगा। सुवन उसे समझाता है कि वो कोई रियल दुनिया नहीं है और अगर वो वापस जाती है तो उसे भी वहाँ 20 साल जेल में बिताने होंगे, इसलिए सुवन कॉमिक को खत्म करने में लग जाता है। और दूसरी तरफ कोंगचुल योंजन की बताई हुई बात को सोचकर परेशान हो रहा था। तभी योंजन को सुई का कॉल आता है और वो उसे इस हादसे के बारे में सब कुछ बताता है। उसे योंजन ने ये सब कुछ सच सच बताया है कि वो एक कॉमिक के अंदर है और वो उसका मेन कैरेक्टर है। और इतने में ही कोंगचुल के यहाँ पर सब कुछ थम जाता है और कोंगचुल को महसूस होता है कि उसकी दुनिया में वो अकेला है जो वो मूव कर सकता है, जिससे वो काफी हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ सुवन पर्सनल रीजन के चलते कॉमिक को खत्म करता है, लेकिन अचानक से वहाँ के सारे टिप्स ब्लैंक हो जाते हैं और सुवन समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ कोंगचुल अपनी दुनिया में सब कुछ थमा हुआ देखकर परेशान होकर बैठ जाता है। तभी अचानक से उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है। वो उस पोर्टल के सामने जाता है। वो सोचने लगता है कि जब वो घायल हुआ था तभी उसे वो पोर्टल दिखा था और इसी पोर्टल
से उसने योनजुन को अपने वर्ल्ड में खींचा था। इसके बाद वो पुलिस वाले की गन लेता है और उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिससे वो रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। कोंगचो रियल वर्ल्ड में आकर एक बस में अपनी फोटो देखता है। इसके बाद वो एक बुक शॉप पर चला जाता है और यहाँ पर वो अपने कॉमिक्स को देखकर परेशान हो जाता है। इसके बाद वो एक एक कॉमिक को पढ़ने लगता है और दुखी होकर वहीं पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ के स्टाफ आते हैं और उसे बाहर जाने को कहते हैं, क्योंकि उनकी दुकान बंद करने का टाइम हो गया था और कोंगचो वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ योनजुन अपने हॉस्पिटल में फिर से कोंगचो की स्टोरी पढ़ रही थी और उसी वक्त उसे सुवन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसने उसके ऑफिस के सारे टेप्स को चेक करवाया, लेकिन उनमें कोई गड़बड़ नहीं थी और अब उसे ऑफिस जाने में भी डर लग रहा है। अब तो वो उसके डैड के आने के बाद ही वापस जाएगा। कुछ देर बाद योनजुन हॉस्पिटल से एक सर्जरी करके निकलती है। उसके पास एक डॉक्टर आके बताता है कि उससे कोई मिलने आया है, जो कि उसे उसका मंगेतर बता रहा है। अब योनजुन जब उससे मिलने जाती है तो वो कोंगचो को देखकर शॉक्ड हो जाती है। कोंगचो उसे हॉस्पिटल के बाहर ले जाता है। योनजुन उससे पूछती है कि क्या वो फिर से कॉमिक के अंदर चली गई है, लेकिन कोंगचो कहता है कि नहीं, इस बार वो उसकी दुनिया में आया है। योनजुन के जाने के बाद तो उसकी दुनिया पूरी थम गई और एक वही अकेला था जो सिर्फ मूव कर सकता था और अचानक से एक पोर्टल खुल गया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आ गया। उसी वक्त योनजुन के पास एक कॉल आता है और उसे हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए बुलाया जाता है। तभी योनजुन उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती है कि वो जल्दी वापस आ जाएगी, क्योंकि उसके यहाँ रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। कोंगचो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे किस कर लेता है। योनजुन उसे पूछती है कि उसने उसे किस क्यों किया। कोंगचो उसे कहता है कि अभी तक उसके साथ सब कुछ बुराई हो रहा है, लेकिन उसके साथ रहने से वो उसकी फीलिंग्स को जान पाया। और फिर योनजुन सर्जरी के लिए चली जाती है। सर्जरी में भी उसका डायरेक्टर उसे धमकाने लगता है कि वो जिस चीज में इन्वॉल्व हो जाती है उसे वो खराब कर देती है। पहले तो उसने डब्ल्यू कॉमिक को बर्बाद कर ही दिया और अब वो हॉस्पिटल को भी बर्बाद करने वाली है। दूसरी तरफ कोंगचो घूमते घूमते योनजुन के डैड के ऑफिस में पहुंच जाता है। यहाँ पे वो अपने पोस्टर और स्टोरी लाइन्स को देखकर कातिल को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी नहीं पता चलता है और वो फ्रस्ट्रेट होकर सारी चीजों को इधर उधर फेंकने लग जाता है। यहाँ पर वो योनजुन और उसके डैड का फोटो देखता है और वो सोचने लगता है कि योनजुन उसे इसलिए बचा पा रही थी क्योंकि उसे अपनी अपकमिंग स्टोरी के बारे में पता था। अब योनजुन सर्जरी खत्म करके जल्दी से कोंगचो से मिलने के लिए जा रही थी, पर डायरेक्टर उसे रोक लेता है और उसे डांटने लगता है कि उसने कॉमिक की बैंड बजा दी। कोंगचो की पहले सोई से शादी होने वाली थी, लेकिन वो बीच में आ गई और कॉमिक की फीमेल लीड कैरेक्टर बन गई। योनजुन जैसे तैसे अपने डायरेक्टर से बच के बाहर आ जाती है, लेकिन कोंगचो उसे यहाँ पर नहीं मिलता है। वो उसे यहाँ पर ढूंढने लगती है, उसे वो कहीं नहीं मिलता। फिर वो अपने डैड को मैसेज करती है कि वो कहाँ पर है। तभी इधर उसके डैड अपने ऑफिस में लौटते हैं और अपना फोन ऑन करते हैं और अपने सारे मैसेजेस पढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें योनजुन का मैसेज मिलता है। वो मैसेज देखकर वो उसे कॉल करते हैं। तभी उनके सामने अचानक से कोंगचो आ जाता है और उसे असली दुनिया में देखकर वो काफी घबरा जाते हैं। उनके हाथ से ग्लास भी गिर जाता है। योनजुन उसके डैड के कॉल को रिसीव करती है और उसे कोंगचो की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि कोंगचो उसके डैड के ऑफिस में ही है और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। यहाँ पे योनजुन के डैड कोंगचो को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोंगचो उसे पकड़ लेता है और उन्हें चेयर में बैठा देता है। उनकी तरफ गन पॉइंट करके वो कहता है कि वो सिर्फ उसकी बेटी की वजह से उसे नहीं मार रहा है, वरना अभी तक वो उन्हें मार चुका होता। जब जब वो उसे मारने की कोशिश करते थे तब उनकी बेटी ही उसे बचाती थी। योनजुन घबरा के सुवन को कॉल करती है और उसे सब बता देती है कि कोंगचो असली दुनिया में आ चुका है। उसने उसके पापा को भी ढूंढ लिया है और जल्दी से वो उसे जाकर रोक ले। ऑफिस में हार कोंगचो के सामने बैठे होते हैं और कहते हैं कि उसका तो खून निकल रहा है। उसने सोचा था कि वो कभी नहीं मर सकता है, लेकिन वो तो एक इंसान है, उसे भी दर्द होता है। वो उनसे कहता है कि उसने उन्हें जख्मी हालत में छोड़ दिया था मरने के लिए। उसने योनजुन को पहले कॉमिक के अंदर खींचा था, लेकिन उसने उसकी मदद करने की वजह उसे मारने की कोशिश की थी। उसे तो कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर वो समझ गया था कि उस दुनिया में तो उसे कोई नहीं मार सकता था और थोड़ी देर बाद उसकी बेटी ने ही आकर उसकी जान बचाई। योनजुन ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है। इसके बाद कोंगचो उसे कहता है कि उसने ये सब सक्सेस के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ड्राइंग से कुछ नहीं हो रहा था तब उन्होंने अपने हाथों से उसे मारने की कोशिश की। वो उनके बारे में सब कुछ अब जानता है क्योंकि उसने इंटरनेट से सारी जानकारी निकाल ली। वो 50 साल से अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए थे, इसलिए उसने अपने से एकदम अलग अमीर जवानों सक्सेसफुल बनाया। लेकिन उनकी ये स्टोरी ज्यादा दिन तक नहीं चली। उनकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। डिप्रेशन में तो वो उसकी जान तो नहीं ले सकता था, तभी उसने उसे मारने की कोशिश की। उसे हमेशा नदी में डूबे रहने के सपने आते रहे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि पहले उसने उसे मार दिया था और उसके बाद स्टोरी में चेंजेस करके उसने उसे जिंदा कर दिया। हान ये सुनकर कहता है कि उस दिन उसने नहीं बचाया था। अगले दिन उसने उसे लटका हुआ देखा। वो जिंदगी की भीख मांग रहा था। तभी उसे कोंगचो पर तरस आ गया और उसने उसे बचाने का सोचा, पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी कॉमिक के
अंदर कांगचुल के जिंदा होने से वो काफी डर गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कॉमिक को आगे बढ़ाने का सोचा क्योंकि वो उससे पैसे कमा रहे थे और उन पैसों से वो उनकी बेटी के लिए क्लिनिक खोलना चाहते थे जिससे उसे कभी पैसों की कमी महसूस ना हो। इसके बाद वो कहता है कि वो तो सिर्फ एक ड्राइंग है, लेकिन उन्होंने उसे जो दिमाग दिया उसी की वजह से वो यहाँ पर आ पाया। लेकिन उसके यहाँ आने पर भी वो उसे नहीं मार सकते हैं क्योंकि उसने उसके बिहेवियर को ही ऐसा बनाया है। इसके बाद कांगचुल थोड़ा सा इमोशन हो जाता है और यान को धमकाकर स्टोरी की एंडिंग ड्रॉ करने को कहता है क्योंकि उसके दोस्त अभी मुसीबत में हैं। वो तो ना जिंदा है और ना मरे हुए हैं। हान कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसकी स्टोरी बिगाड़ दी है। अब कांगचुल उसे अपने हिसाब से एंडिंग ड्रॉ करने को कहता है जिसमें वो उसके कातिल को ढूंढ लेगा और उसे सजा दिलवाएगा और वो फिर एक नॉर्मल जिंदगी बिताने लगेगा। इसलिए वो हान को कातिल का स्केच ड्रॉ करने को कहता है। तभी हान कहते हैं कि उसकी स्टोरी में तो कोई कातिल है ही नहीं, उसने बस उसे स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए उसने ऐसी स्टोरी लिख दी थी। उसे तो खुद भी नहीं पता कि कातिल कौन है। ये सुनकर तो वो रोने लग जाता है और कहता है कि इसलिए वो उसे मारना चाहता है क्योंकि उस स्टोरी में कोई हैप्पी एंडिंग ही नहीं है। हान कहता है कि ये तो सिर्फ एक राइटर का जॉब है। तभी कांगचुल उसे कहता है कि वो सिर्फ एक राइटर ही नहीं बल्कि वो एक खूनी भी है क्योंकि जब उसने देखा कि वो जिंदा है तब भी उसने उसे मारने की कोशिश की। तभी कांगचुल उसकी तरफ गन पॉइंट करता है लेकिन मारने से रुक जाता है। हान कहता है कि वो चाहकर भी उसे शूट नहीं कर सकता है क्योंकि उसने उसके कैरेक्टर को ही ऐसा डिजाइन किया है। ये सुनकर कांगचुल गुस्से से पीछे मुड़ता है और उसे गोली मार देता है। कांगचुल फोन में गोली चलने की आवाज सुनती है और डर जाती है। उसके बाद वो हान कुमार की वहाँ से जाने लगता है। वो वहाँ से जाते जाते सुवन को बताता है कि अगर वो 911 पे कॉल करेगा तो उसकी जान बच भी सकती है। थोड़ी देर बाद योनजुन भागते भागते उसकी डैड के पास आती है और उन्हें घायल देखकर वो रोने लगती है। योनजुन उन्हें हॉस्पिटल ले आती है और थिएटर में सारे डॉक्टर मिलकर उनका इलाज करने जा रहे थे। फिर उसका डायरेक्टर योनजुन को बाहर जाने को कहता है क्योंकि वो उसके डैड की ऐसी हालत देख नहीं पाएगी। बाहर जाकर वो तो बस रोने ही लगती है। थोड़ी देर बाद वो सुवन के पास चली जाती है। सुवन उसे बताता है कि उसके डैड को कांगचुल ने ही मारा है। उसने उसको नजदीक से देखा था लेकिन पुलिस के पूछने पर उसके बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। इधर ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर उनकी बॉडी से गोली निकाल लेते हैं। अब कांगचुल भी हॉस्पिटल पर आता है और योनजुन के नाम पर एक लेटर देके चला जाता है। सीन कट होता है और पूरी कोरिया में हान को गोली लगी है ये न्यूज फैल जाती है। कॉमिक के पब्लिशर्स ये न्यूज देखकर बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि उनके पास कॉमिक के आगे की स्टोरी आ चुकी थी। इसके बाद वो सीधे योनजुन को कॉल करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। अब योनजुन जाकर कॉमिक की स्टोरी चेक करने लगती है और वो देखती है कि कांगचुल यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है वो डब्ल्यू कॉमिक में सब कुछ छप रहा है। वो कांगचुल को स्टोरी में देखती है कि उसने उसके डैड को मारने के बाद उसका गन कचरे में फेंक दिया और एक मार्ट में एक कागज लेकर योनजुन के नाम का लेटर लिखता है। इतने में योनजुन के पास एक स्टाफ वही नोट लेकर आती है। योनजुन उससे पूछती है कि ये नोट किसने दिया। वो कहती है कि उसे नहीं पता। योनजुन जब उसे पढ़ती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि कांगचुल ने उस पर लिखा था कि वो सुसाइड करने जा रहा है। नोट पढ़कर वो कॉमिक की स्टोरी देखने लगती है जिस पर वो देखती है कि कांगचुल ने एक नदी पर जाकर सुसाइड कर लिया। अगले दिन वो परेशान होकर उस नदी के सामने जाती है जहाँ पर कांगचुल ने सुसाइड किया था। दूसरी तरफ योनजुन की मॉम हान को देखने के लिए हॉस्पिटल आई हुई थी। तभी हान आंखें खोलता है और ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस जांच पड़ताल के लिए हान की ऑफिस में आई हुई होती है। वो योनजुन को बताते हैं कि इस घर के सामने 10 CCTV कैमरे हैं लेकिन इस हादसे के बारे में कोई फुटेज नहीं मिला। और तो और उसके डैड को लगी हुई गोली भी अचानक से गायब हो गई। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। इसके बाद योनजुन अपने डैड के पास पहुंचती है और वो उन्हें कॉमिक के आगे की स्टोरी सुनाती है जिसमें कांगचुल ने उसके डैड को मारने के बाद नदी में जाकर सुसाइड कर ली और ये सब कुछ कॉमिक में छप भी गया। इसके बाद टीवी पर न्यूज आती है कि सालों से एक सीरीज में काम करने के बाद हान डिप्रेशन में चले गए थे। इस वजह से उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। फिर उन्होंने इस डिप्रेशन को खत्म करने के लिए कॉमिक का आखिरी हिस्सा पब्लिश कर दिया। कॉमिक का एंड अनएक्सपेक्टेड देखकर पब्लिक काफी नाराज हो जाती है। इसलिए कॉमिक के पब्लिशर्स योनजुन को बुलाते हैं और कांगचुल को फिर से जिंदा करने के लिए कहते हैं लेकिन योनजुन उनकी बातों के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती है और कहती है कि अब उसके डैड कुछ भी ड्रॉ नहीं करने वाले हैं क्योंकि अब वो रिटायर होने वाले हैं और ये कहकर वो घर चली जाती है। उसके डैड अब हॉस्पिटल से ठीक होकर आ चुके थे। योनजुन बाहर काम कर रही थी तभी सुवन उसके पास आता है। वो उससे बताता है कि उसके पास पुलिस का अभी कॉल आया था कि उन्होंने नदी से एक लाश को बरामद किया है जो 1 महीने पहले का है और ये कांगचुल भी हो सकता है। इसीलिए ये दोनों जल्दी से पुलिस स्टेशन जाते हैं और लाश की जांच करते हैं लेकिन योनजुन को पता चलता है कि ये कांगचुल की लाश नहीं है। अब वो घर वापस आती है और उसके डैड उससे पूछते हैं कि वो दोपहर को कहाँ गई थी। उन्होंने उसे सुवन के साथ कहीं जाते हुए देखा था। तभी योनजुन उन्हें सब कुछ बताती है कि वो और सुवन कांगचुल की लाश देखने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे लेकिन वो उसकी लाश नहीं थी। शायद वो पानी में डूबने के बाद कॉमिक में वापस चला गया होगा। उसके बाद वो उनसे पूछने लगती है कि जब कॉमिक खत्म हो जाती है तो फिर उनके कैरेक्टर्स का क्या होता है, उनकी दुनिया थम जाती है या चलती रहती है।
तभी हान उसे कहता है कि उसने देखा कोंगचुल उसे जान से नहीं मारना चाहता था, इसलिए उसने उसे फिर से जिंदा करने का सोचा था, लेकिन उसके टैब में कुछ ड्रॉ ही नहीं हो पा रहा था। अब उसने उस कॉमिक को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा। फिर योनजुन बर्तन धोते धोते सोचने लगती है कि कोंगचुल क्या अभी भी नदी में तैर रहा है या फिर अपने कॉमिक वर्ल्ड में वापस चला गया होगा। इसके बाद सीन कट होता है और कुछ दिनों बाद हान उसके दोस्तों के साथ वेकेशन ट्रिप पे चले जाते हैं और ऑफिस में योनजुन का डायरेक्टर उसे पकड़कर एक डेट के लिए ले जाता है, क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है और वो ज्यादा डेट पर भी नहीं जाती है, इसलिए शायद उसके डैड ने उसे कॉमिक पर रोमांटिक कैरेक्टर पे ऐड किया था। योनजुन डेट के लिए राजी नहीं थी, पर वो जबरदस्ती उसे डेट पर ले ही जाते हैं। यहाँ पर योनजुन आती है और उसे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है और अपने साथी डॉक्टर को कॉल करके ये सारी बात बताती है। और बात करते करते योनजुन अचानक से पानी के अंदर चली जाती है और यहाँ पर उसे कोंगचुल की लाश दिखती है। वो उसके पास जाने की कोशिश करती है और उसका मोबाइल पानी में बह जाता है। वो उसके पास पहुँचने ही वाली थी, लेकिन कोंगचुल पानी के अंदर ही चला जा रहा था। कुछ टाइम बाद योनजुन फिर से वापस आती है और जल्दी से उसके डेट के पास आती है। उसका फोन लेकर वो कॉमिक स्टोरी चेक करने लगती है और वो देखती है कि कॉमिक स्टोरी तो फिर से ओपन हो रही है। इधर तो सुवन दूसरा काम पकड़ चुका था। तभी योनजुन आके उसे वापस से बाहर ले आती है और उसे कोंगचुल को बचाने के लिए कहती है। कॉमिक के खत्म होने से कोंगचुल का टाइम फ्रीज हो गया है और वो अभी भी नदी में ही है। वो अभी नदी के अंदर चली गई थी और उसने उसे वहीं देखा। अब वो दोनों उसके डैड के ऑफिस आते हैं। सुवन उसे कहते हैं कि कोंगचुल ने तो खुद से सुसाइड किया था, फिर ये उसकी कहानी का एंड क्यों नहीं हुआ। तभी योनजुन कहती है कि शायद अभी भी कोई वजह है जिसकी वजह से ये स्टोरी खत्म नहीं हो रही है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें नदी के ऊपर वो कातिल दिखाया जाता है जो कोंगचुल की जिंदगी बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार था। इधर योनजुन सुवन को कोई स्टोरी ड्रॉ करके कोंगचुल को बचाने को कहती है। तभी सुवन कहता है कि वो ठीक से ड्रॉ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो सिर्फ बैकग्राउंड चीजों को ही संभाल सकता है, इसलिए उसके डैड ही उसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन योनजुन उसे कैसे भी ड्राइंग करने के लिए मना लेती है। वो स्टोरी ड्राइंग करते करते कहता है कि ये सब उससे नहीं होने वाला है। अगर उसे जिंदा होना होता तो वो अभी तक हो चुका होता। ये कहकर वो कुछ खाना ढूंढने जाता है और तभी उसे कुछ याद आता है कि बहुत टाइम पहले उसके डैड ने उसे डब्ल्यू कॉमिक के बारे में कुछ बताया था। इसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है और कोंगचुल को कुछ बोट रेस्क्यू ढूंढ लेते हैं। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने बेड पर होता है। योनजुन भी कॉमिक में वापस चली आती है। यहाँ पर वो जेल में ही होती है, लेकिन वो फिर भी वापस आने से खुश हो जाती है। कोंगचुल उठकर सोई को देखता है जो उसके रूम पे किसी से बात कर रही थी। कोंगचुल उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। सोई उससे पूछने लगती है कि वो नदी में क्या कर रहा था, क्या किसी ने उसे धक्का दे दिया था। कोंगचुल कहता है कि उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। सोई उसे कहती है कि वो योनजुन से मिलने के बाद कहीं गायब हो गया था। फिर उसके बाद उसे पुलिस का कॉल आया कि उसे नदी से बचाया गया। फिर कोंगचुल का गार्ड उसके पास आता है और कहता है कि योनजुन को पुलिस ने पकड़ लिया है, वो जेल में ही है। ये सुनकर कोंगचुल तुरंत योनजुन के पास जाने लगता है। तभी वो रेडियो पे न्यूज सुनता है कि योनजुन को पूछताछ के लिए दूसरे जेल ले जाया जा रहा है। फिर वो जाकर पुलिस को रोकता है और योनजुन से मिलकर थोड़ी देर बात करने को कहता है और वो लोग उसे योनजुन से मिलने के लिए 5 मिनट का वक्त दे देते हैं। कोंगचुल जाते ही उसके डैड के बारे में पूछता है कि वो अभी कैसे हैं। योनजुन बताती है कि वो अब ठीक हो चुके हैं और वेकेशन पर गए हैं। वो पूछता है कि क्या उसके डैड ने उसे फिर से जिंदा किया है। योनजुन कहती है कि इस बार उसके डैड ने कुछ नहीं किया है, बल्कि उसने इस बार उसे बचाया है। और वो कहती है कि अगर उसके जीने की वजह खत्म हो गई है तो वो कोई और जीने की वजह क्यों नहीं ढूंढता। जिंदगी का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं हो सकता और सुसाइड करना इसका कोई हल नहीं है। और अगर उसे ये नहीं पता कि उसे शुरुआत कहाँ से करनी है तो वो पहले उसे जेल से भागने में मदद करे। वो लीगली उसे बचा सकता है। फिर वो दोनों उस स्टोरी को खुद चलाएंगे। उसके स्टोरी का टेस्ट उसके फादर से बिल्कुल अलग है। उसे एक्शन से ज्यादा स्वीट रोमांस पसंद है। अब कोंगचुल का टाइम पूरा हो गया था और पुलिस वाले उसे जाने को कहते हैं। कोंगचुल अपने घर आता है और सोई और उसके गार्ड को देखकर उन दोनों के कैरेक्टर्स के बारे में सोचने लगता है और अपने गार्ड को कहता है कि हमें योनजुन का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। वो पुलिस जिसका नाम चैंग था वो योनजुन को धमकाकर पूछताछ करता है। तभी एक पुलिस वाला आकर उससे बताता है कि कोंगचुल उससे मिलने आया है। चैंग योनजुन को कोंगचुल के पास ले जाता है और कहता है कि उसने उनके डिपार्टमेंट के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो आराम से यहाँ पर बात कर सकते हैं। कोई रिकॉर्डर नहीं है तो उनकी बातें कोई नहीं सुनेगा। ये कहकर सब बाहर निकल जाते हैं। योनजुन खुश हो जाती है कि वो इतनी जल्दी उसे बचाने के लिए आ गया, लेकिन कोंगचुल तो उसी पर गुस्सा होता है और कहता है कि उसने उसे क्यों बचाया। उसे नहीं पता कि वो किस हालत से गुजर रहा है। वो अभी अभी उसकी फैमिली की कब्र से आ रहा है। उसके पास तो उसके मॉम डैड भी नहीं है, लेकिन अब उसे धीरे धीरे पता चल रहा है कि वो तो कभी थे ही नहीं। योनजुन तो रोने लग जाती है और कहती है कि उसे बचाना ही नहीं चाहिए था। कोंगचुल कहता है कि क्या उससे ये सब अब समझ आ रहा है, उसे एक नॉर्मल डॉक्टर ही बन के रहना चाहिए था। तभी योनजुन कहती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो उससे प्यार करती
लगती है। ये सुनते ही कोंगचुल सरप्राइज हो जाता है और ह्योनजुन अब फिर से अपने वर्ल्ड में चली जाती है। अब कोंगचुल वहाँ से जा ही रहा था, तभी कुछ टाइम बाद अचानक से ह्योनजुन वहाँ पे फिर से वापस आ जाती है और उसे कहती है कि वो बार बार उसे ही याद करता है, इसलिए वो बार बार यहाँ पे वापस आ जाती है। पानी में भी वो उसी के बारे में सोच रहा था, इसीलिए वो पानी में चली गई थी। कोंगचुल कहता है कि वो सही कह रही है और वो काफी डर गया था क्योंकि वो उसे कभी देख नहीं पाएगा, और ये कहकर उसे वो किस कर लेता है। तभी चैंग यहाँ अचानक से आ जाता है और उन्हें देख लेता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। वो उनके गार्ड्स को जाकर ये सारी बातें बताता है। अब रात को सोते वक्त ह्योनजुन सोचने लगती है कि अब उसे असल दुनिया नकली लग रही है और कॉमिक की दुनिया असली लग रही है। अगले दिन कोंगचुल का गार्ड जेल में उससे मिलने आता है और उसे कोंगचुल के दिए हुए 4 ऑप्शन के बारे में बताता है जो उसके रोमांस करने के टाइप्स हैं। वो 3 नंबर का ऑप्शन चूज करती है जिसमें रोजाना सिंपल रोमांस था। इसके बाद कोंगचुल ह्योनजुन को जेल से छुड़वाने के लिए एक आइडिया निकालता है। आइडिया के मुताबिक ह्योनजुन को कोंगचुल से शादी किया हुआ दिखाना होगा, वही उसका जेल से छूटने का सबसे आसान तरीका है। दूसरी तरफ शिव कोंगचुल को शादी ना करने के लिए समझा रहा होता है, लेकिन कोंगचुल कहता है कि उनकी शादी के लिए घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। मैं उसकी दुनिया में भी गया था और मुझे पता चला कि वो बुरी इंसान नहीं है, और वो उसे बताता है कि अब उसे कातिल को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अब ह्योनजुन पुलिस से छूटने के लिए बताती है कि उसने 1 साल पहले न्यूयॉर्क में कोंगचुल से शादी कर ली थी और इस बात को छुपाने के लिए वो मीडिया से भागती रहती थी। ये रीजन देकर वो जेल से छूट जाती है और कोंगचुल के घर पे आ जाती है। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, तभी कोंगचुल उसके पास आता है और एक बुक को देखकर उसके बाल बांधने लगता है क्योंकि उसे कहीं से पता चला था कि ऐसे दोनों के बीच स्वीट रोमांस बढ़ेगा। तभी ह्योनजुन कहती है कि ऐसा लग रहा है कि वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। कोंगचुल कहता है कि हाँ ऐसा ही है। उसके बाद वो उसे बुक को पढ़ने लगती है। तभी कोंगचुल उससे बुक छीनता है और कहता है कि इसे पढ़ने का एक अलग तरीका है। वो उसे अपने रूम में ले जाता है और कंधे पे लेटाकर बुक में देखता है और कहता है कि उन्हें इस तरह से बुक पढ़नी चाहिए। इसके बाद वो दोनों आराम से उस बुक को पढ़ते हैं जिसमें बहुत सारे स्वीट रोमांस के तरीके लिखे थे। बुक पढ़ते पढ़ते कोंगचुल ह्योनजुन को किस करने जा ही रहा था, तभी अचानक से उसका एक गार्ड आ जाता है। इसके बाद वो गार्ड उसे बताता है कि सीनियर गार्ड तो उनसे छत पर मिलना चाहते हैं। तभी कोंगचुल ह्योनजुन को बुक में से एक स्वीट रोमांस वाला आइडिया चूज करने को कहता है और वो तायुन से मिलने के लिए जाने लगता है। वो जैसे ही लिफ्ट में चढ़ता है उसके पास एक कॉल आता है। कॉल में कोई कुछ नहीं कह रहा था। तभी उसके सामने लिखा हुआ आता है कि वो बच कैसे गया। ये देखकर वो घबरा जाता है और थोड़ी देर बाद वो तायुन के पास आकर उस नंबर को ट्रैक करने के लिए कहता है और पूछता है कि उसने उसे अभी यहाँ क्यों बुलाया है। तभी तायुन उसे सोई का रिजाइन लेटर देता है और कहता है कि वो उससे मिलने गया था और उसने उसे ये बताया कि वो कोंगचुल और ह्योनजुन की शादी से बहुत नाराज है। भले ही वो नकली शादी हो, लेकिन वो उसे देखकर काम नहीं कर सकती है। कोंगचुल तायुन को बताता है कि सोई को कुछ दिन आराम करने दो, थोड़े दिनों बाद वो खुद जाकर उससे मिलेगा। तब तायुन उसे बताता है कि जब वो सोई के पास था तब एक अजीब चीज भी हुई थी। उसने उसे कहा था कि अब वो उसके पास कभी वापस नहीं लौटेगी। ये कहकर वो उसके साथ हाथ मिला रही थी। तभी उसका हाथ अचानक से गायब हो जा रहा था। ये सुनकर कोंगचुल इसके बारे में थोड़ा सा सोचता है और वापस नीचे आ जाता है। तभी एक स्टाफ उससे डिनर के लिए पूछती है। कोंगचुल खाना लगाने को कहता है और बताता है कि वो अभी ह्योनजुन के साथ खाना खाने आ ही रहा है। उसकी स्टाफ बताती है कि ह्योनजुन तो सो गई है। वो उसके उठने का इंतजार करता है और उसी वक्त उसी नंबर से फिर से उसे कॉल आता है। ये देखकर वो अपनी गन उठा लेता है। उसके सामने फिर से लिखा हुआ आता है कि वो जिंदा कैसे बच गया। 10 साल पहले उसने उसकी फैमिली को मारा था और अब उसके पास नई फैमिली है और इसीलिए अब वो उस लड़की को भी मारने वाला है। फिर ह्योनजुन की नींद खुलती है। तभी कोंगचुल उससे पूछता है आखिर ये स्टोरी आगे क्यों बढ़ रही है। कहानी की एंडिंग तो बदल गई थी। ह्योनजुन कहती है कि उसे लगता है कि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कोई वजह होनी चाहिए, लेकिन वो वजह क्या है उसे खुद नहीं पता। उसके बाद कोंगचुल तायुन को उस नंबर के बारे में पूछता है। तभी तायुन बताता है कि वो उस नंबर को ट्रैक ही नहीं कर पा रहा है। उसे लगता है कि ये नंबर एक्सिस्ट ही नहीं करता और उसे वो थोड़ा और ट्राई करने को कहकर कॉल कट कर देता है और प्रोजेक्ट W के लिए एक फ्रेश रिपोर्ट लिखता है। वो लिखता है कि खूनी अभी भी आजाद है, लेकिन उसे अपनी एक पहचान कभी नहीं मिल पाई। उसे तो सिर्फ उसकी फैमिली को मारने के लिए बनाया गया था। वो तभी आता है जब कहानी को उसकी जरूरत होती है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। कोंगचुल ये सब लिख ही रहा था। तभी ह्योनजुन उसके साथ पार्टी में जाने के लिए एक नया ड्रेस पहन कर आती है। कोंगचुल खूनी की बातों को सोचकर ह्योनजुन को अपने घर वापस जाने को कहता है क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत खतरा है। इसके बाद वो ह्योनजुन के सर पर गोली लग जाने के बारे में सोचता है और वो घबरा जाता है और इसलिए वो ह्योनजुन को आराम से सो जाने को कहता है। ह्योनजुन कहती है कि क्या उन्हें सच में इतनी सिक्योरिटी की जरूरत है। उसे सिक्योरिटी से ऐसा लगता है कि वो अभी भी जेल में ही है। वैसे भी तो उसे यहाँ
यहाँ कोई नहीं मार सकता है। कोंगचुल कहता है कि वो एक ऐसे किलर को ढूंढ रहा है जिसकी कोई पहचान ही नहीं है। जब तक उन्हें पता नहीं चल जाता कि वो कहाँ पर है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। ये सुनकर योनजुल सैड होने लगती है। तभी कोंगचुल उसे कुछ इंटरेस्टिंग करवाने के लिए खाना बनाने के लिए ले जाता है। खाना बनाते वक्त वो बताता है कि उसे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसके डैड उस कातिल को उसे ही मारने को क्यों कह रहे हैं, वो अपनी बेटी को भी क्यों मारना चाहते हैं। योनजुन कहती है कि उसे नहीं लगता कि ये सब उसके डैड कर रहे हैं, वो तो अब कुछ रॉ ही नहीं करना चाहते हैं। अब योनजुन को सब्जी काटते हुए उसके हाथ पर थोड़ा सा कट जाता है। ये देखकर कोंगचुल हैरान हो जाता है और कहता है कि इस दुनिया में तो उसका खून नहीं बहना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर उसे गोली मारी जाए तो वो मर सकती है। तभी कोंगचुल सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद योनजुन गायब होकर अपनी दुनिया में वापस लौट आती है। वहाँ पे जाते ही वो कॉमिक स्टोरी चेक करने लगती है। कॉमिक वर्ल्ड में सोही कोंगचुल को कॉल करती है। दुख में वो शराब पीकर योनजुन के बारे में बातें करने लगती है और रोने भी लगती है। तभी उसका पूरा शरीर गायब होने लगता है। उसकी ये बातें सुनकर कोंगचुल जल्दी से उससे मिलने जाता है। रास्ते में कोंगचुल सोचने लगता है कि कॉमिक कैरेक्टर्स का एक रोल होता है और अगर वो रोल खत्म हो जाता है तो वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में योनजुन सोच रही होती है कि उसने कोंगचुल से शादी करके उसी स्टोरी का मेन कैरेक्टर बन गई है, तो शायद अब वो उस दुनिया में मर भी सकती है। और दूसरी तरफ योनजुन सोचता है कि अगर ऐसा है तो कातिल गायब क्यों हो जाता है, इसका मतलब क्या उसे भी स्टोरी के बारे में पता चल गया है और शायद वो उसके पीछे ही असली दुनिया में चला गया है। और जब उसे ये बात पता चली कि वो मर गया तो और भी ज्यादा गुस्से से पागल हो गया और इसलिए उसने कहानी को अब भी जारी रखा, लेकिन पता नहीं उसे वापस फिर से कैसे आना है और इसलिए वो असली दुनिया में फंस गया होगा। अब सीन कट होता है और योनजुन को कातिल का फोन आता है। वो उससे पूछने लगता है कि वो कहाँ पर है। उसकी आवाज सुनकर वो अपना फोन साइड में फेंक देती है। इधर कातिल योनजुन का एड्रेस पता लगाकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। योनजुन कातिल के फोन से काफी डर जाती है। तभी वो जल्दी से सुवन को उठाती है और सामान लेके वहाँ से निकल जाती है। कातिल तो टेलीपोर्ट होकर आता है लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। रास्ते में योनजुन सुवन को सब कुछ बताती है कि कॉमिक का कातिल उसके पीछे पड़ा हुआ है और ये कहते ही वो कातिल उनकी कार के सामने आ जाता है और उनकी तरफ गन पॉइंट करता है। ये देखकर सुवन अपनी कार को पीछे करने लगता है, लेकिन उसकी कार अचानक से रुक जाती है और कातिल योनजुन पर गोली चला देता है। लेकिन तभी योनजुन गायब होकर कोंगचुल के पास पहुंच जाती है। वो उसे बताती है कि असली दुनिया में कातिल उसके सामने आ चुका था और उसने उस पर गोली भी चलाई थी और तभी वो यहाँ पर आ गई। असली दुनिया में गायब हो जाने के बाद कातिल सुवन को छोड़ देता है। वो कार से निकल के भागने लगता है और योनजुन की मॉम से रास्ते में टकरा जाता है। इसके बाद वो उसकी गाड़ी में बैठकर हान के घर जाने से मना करता है और उसे दूसरी तरफ ले जाता है। कातिल हान के रूम में आता है और वो उसकी फ्लाइट का रिसिप्ट देखता है एंड टेलीपोर्ट होके वहाँ पहुँच जाता है। प्लेन में हान वॉशरूम में होता है और उसे कातिल की आवाज सुनाई देती है। उससे उसके बारे में वो पूछने लगता है कि आखिर वो है कौन। सीन शिफ्ट होता है और कोंगचुल योनजुन को लेकर सोई से मिलने के लिए आता है। सोई उसका दरवाजा नहीं खोल रही थी। तभी वो योनजुन से पूछता है कि क्या उसे सोई के दरवाजे का पासकोड पता है। तो उसे याद आता है कि सुवन ने उसे एक बार सोई का पासकोड बताया था, जिसके जरिए वो उसका रूम खोलते हैं। कोंगचुल उसके रूम पे देखता है कि वहाँ पे पूरी तरफ कांच बिखरे हुए हैं और सोई भी धीरे धीरे गायब हो रही है। कोंगचुल उसके पास जाकर कहता है कि उसने वो नकली शादी की है, लेकिन वही उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। उसकी जिंदगी उसे बहुत मायने रखती है। ये सुनते ही सोई की बॉडी वापस आने लगती है। इसके बाद योनजुन उसका ट्रीटमेंट करने लगती है और कहती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। पहले सोई फीमेल लीड थी, लेकिन फिर धीरे धीरे योनजुन ने उसकी जगह ले ली। कोंगचुल कहता है कि इन सब के जिम्मेदार उसके डैड हैं। जिंदगी का पर्पस एक काम के लिए कैसे हो सकता है, आखिर वो भी तो एक इंसान है। इसके बाद वो वहाँ से चले आते हैं। आते ही कोंगचुल योनजुन को टेरिस पर ले जाता है और उससे स्टोरी ऐसे ड्रॉ करने को कहता है जैसे उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब सपना लगे। इससे ही शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर वो उसके बारे में नहीं सोचेगा तो योनजुन उसकी दुनिया में वापस नहीं आएगी। योनजुन स्टोरी ड्रॉ करने के लिए मान जाती है। उसके बाद वो जाते जाते योनजुन से कहता है कि वो सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर है, अगर उससे उसे फिर से मिलना है तो वो बुक स्टोर पर मिल जाएगा। ये कहकर वो टेरेस से नीचे गिर जाता है। यहाँ पे ये सीन कट होता है और कोंगचुल फिर से वहीं पर आ जाता है जहाँ पर वो हॉस्पिटल में था। सपना देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इधर योनजुन भी कोंगचुल के बारे में सोचकर रोने लगती है। सो गाइस, ये थी इस सीरीज के 8 एपिसोड की कहानी। अगर आप आगे के 8 एपिसोड की कहानी और देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।